हेलो फ्रेंड्स, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी। ये वीडियो का पहला पार्ट अभी आपने देखा होगा और मैंने कहा था कि एफआईआईज के डेटा, एफआईआईज किस तरीके से सोचते हैं, डीआईआईज कैसे सोचते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टेड ट्रेडर सोचते हैं, इसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे। मैं आज कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या शेयर करना चाहता हूँ? देखिएगा, बाजार में जो मेरे एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपको बताता हूँ। 2003 से लेकर 2007 तक बाजार में अंधाधुंध तेजी रही और मैं आपको ये बताऊं कि उस समय पर आप कोई भी शेयर उठा लो, भाई साहब पैसे बनने ही बनने हैं। और सबसे खास बात ये रही कि उस समय पर जो है बाजार में जोश भी बहुत था और लोगों में भी जोश बहुत था और लोगों ने पैसे भी बनाए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उस समय पर थीम जो थी, उस सबसे जबरदस्त जो थीम चल रही थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप जिस भी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर था और वो शेयर्स मतलब बहुत बढ़िया तेजी कर रहे थे, मतलब 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना। और जब 2008 आया और गिरावट शुरू हुई और 2008 और 2009 का साल बहुत ही खराब गया, उस समय पर जो गिरावट आई वो सबसे ज्यादा किसमें आई? इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में। और उन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्स में जो गिरावट आई वो मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो उस समय पर थी, उसमें से आज की डेट में 50% कंपनियां लिस्टेड ही नहीं है। आप ये सपने तो जरूर देखते हैं, रोज आपको बहुत लोग बताते हैं कि इन्फोसिस का अगर 10,000 का शेयर खरीदा होता तो इतने रुपए हो जाते, विप्रो का इतना खरीदा होता तो इतने हो जाते, एशियन पेंट्स खरीदा होता तो इतने हो जाते। जो निफ्टी 50 में आज जो शेयर्स हैं वो कभी ना कभी तो बहुत छोटी कंपनियां थी, लेकिन जितनी कंपनियों ने वेल्थ क्रिएट किया उससे कहीं करीबन 10 गुना कंपनियों ने वेल्थ डिस्ट्रॉय भी की है। ये बाजार का सच है, इसलिए मैंने वीडियो का नाम डाला है ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आप ये समझिए कि वो कंपनियां क्यों गिरी। रीज़न ये था कि वो कंपनियां लीवरेज थी, कर्जे में थी, डूबी हुई थी। और जो कंपनियां बच गई, मैं बताता हूँ, जो बच गई अच्छी कंपनियां थी, अच्छी मैनेजमेंट थी, वहाँ पर भी आप देखेंगे अभी उसमें से भी बची हुई कंपनियों में से भी आप 50% कंपनियां, यानी कि टोटल का 25%, वो कंपनियां आज भी एनसीएलटी में चल रही हैं, कर्जे में डूब रही हैं, बंद हो गई हैं और शेयर के प्राइस 99% तक डाउन हो गए, 90 से 99%। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की हालत हुई थी। तो आप ये बताइए कि उस पीरियड में लोगों ने पैसा कहाँ डाला होगा? भाई जो सबसे अच्छा चल रहा है उसी में, और सबसे ज़्यादा वेल्थ वहीं डिस्ट्रॉय हुई। और 2009-2010 के बाद जो थीम आई वो आई केमिकल की, और केमिकल सेक्टर आज तक चल रहा है। उसके लिए फंडामेंटल रीजंस भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा। और हो सकता है कि आपको केमिकल्स में भी एक अच्छा डाउनफॉल देखने के लिए मिले, जिन कंपनीज की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। और हालांकि केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इंडिया जो है उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको करेक्शन देखने के लिए मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा, बट उनमें वो हालत नहीं होगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में होगी। और आप लोग अगर शेयर बाजार में रहे तो 2010, 11, 12 और मिड ऑफ 13, 2013 तक भाई साहब शेयर ने ऐसे ना तड़पा के मारते थे। मतलब कितना भी अच्छा शेयर हो, कितनी भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हो, स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर ऐसे टूटते थे भाई। जो शेयर साल के शुरू में 100 रुपये होता था, साल अंत होते होते 70 रुपये हो जाता था, अगले साल 70 रुपये से वो 50 पहुंच जाता था। और मुझे याद है मेरे पास उस समय प्राज इंडस्ट्री का शेयर था और वो 60 रुपये पे आ गया था, 60 के मेरे ख्याल से 50 रुपये भी आ गया था, हालांकि वो हमने रखा। और एसआरएफ का शेयर मुझे याद है अभी तो वो स्प्लिट हो गया हो, मैंने 300 रुपये में लिया था और वो शायद 150 रुपये के आसपास, 180 रुपये के आसपास आ गया था। बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे। और आपको बताऊं कि बहुत सारी केमिकल कंपनीज के शेयर्स थे जो बहुत तेजी से नीचे आए थे, लेकिन बाद में उन्हीं शेयर्स ने अभी 100% तक की भी रिटर्न दी। हालांकि हमने 100 टाइम्स नहीं किए, मतलब 100 टाइम्स कह रहा हूँ, 100% का मैंने, तो 100 टाइम्स तक वो शेयर्स हुए। तो अभी भी देखिएगा वो नवीन फ्लोराइन उसी के अंदर है। ये शेयर 4 की पी रेशियो पे चलता था, 40 की पी रेशियो पे चलता है। फर्क ये नहीं है कि वो अर्निंग 100 गुना हो गई हैं, उसकी 10 गुना तो प्राइस मल्टीपल ही हो गए हैं। अब ये सच्चाई है। उसके बाद 2017 में बाजारों में बहुत अच्छी तेजी हुई और मेरे पोर्टफोलियो में एक शेयर था रेन इंडस्ट्री, और मैंने शायद 110-20 रुपये में स्टार्ट किया था खरीदना, और वो शेयर 400 रुपये तक भी, 440 रुपये में भी मैंने बेचा। लेकिन बाद में वो शेयर 50 रुपये का भाव भी जो है 2020 के अंदर दिखाया उस शेयर ने। तो ये शेयर बाजार में होता है, नो डाउट।
अब बाजार में जो पार्टीज होती हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं, ये क्यों होता है ऐसा, और बाजार में लंबे समय में पैसा बनता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल बढ़िया हो, जिसकी मैनेजमेंट बढ़िया हो, कंपनी कैश फ्लो जनरेट करती हो। नहीं तो हर फॉल के अंदर 10-20% कंपनियां खत्म हो जाती हैं। इस बार जो हमें जो लग रहा है कि भाई बाजार में जो तेजी हुई है उसका मूल कारण क्या है, बहुत सारी कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है और हमें डर लगता है और हमें पता है कि भाई जब भी ये बाजार में गिरावट आएगी इन कंपनीज के शेयर्स 50-50, 60-60% टूटेंगे और ज़िंदगी में कभी वो प्राइस देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो आपको 2021 या 22 में देखने के लिए मिले। लेकिन सब कंपनियों के साथ ये अप्लाई नहीं होता। कुछ कंपनियां ऐसी भी होंगी जो 2020-21 के भाव से भी 5-5, 6-6 गुना अगले 5-10 साल में होंगी, ये भी डन है। लेकिन साथ में यही बात है कि जो फंडामेंटल साउंड कंपनी है वही होंगी। किसी भी शेयर को किसी भी भाव पे खरीदना कोई औचित्य नहीं होता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस समय पर बहुत सारे शेयर 70 से 80% शेयर मार्केट में स्ट्रेच वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। ये मेरा व्यू है, आपके व्यू अलग हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पर जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं कि भाई FIIs और DIIs कैसे सोचते हैं, इन्वेस्टर ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं। तो देखिएगा, हमारी जो इंडस्ट्री है या हमारा जो बाजार है उसमें बहुत सारे जो है ट्रेडर्स लोग भी हैं। अब यहाँ पे हम डेटा को देखते हैं। कैश मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि भाई नगद लाभ पैसे और सामान खरीद, तो इस मार्केट से बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन इस मार्केट में एक खास बात यह है कि भाई पिछले सालों में जितने भी देश हैं सब ने दब के करेंसी नोट छापे। भाई अपनी इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम हो नोट छाप दो, लोगों के पास पैसे रहेंगे ना, लोग परेशान नहीं रहेंगे। तो सभी पूरे वर्ल्ड में पैसे छपे हैं। अब वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब वो जो पैसा छपा उसकी वजह से आपने 2021 में खूब तेजी देखी। फंडामेंटल से बहुत कुछ, मतलब आज की डेट में ना फंडामेंटल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए, लेकिन बाजार चेंज हो गया। फंडामेंटल में एक ही चीज़ चेंज हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो पैसा कहीं ना कहीं तो जगह बनाता और उसने भाई सब कमोडिटी के प्राइसेस जो बढ़ाए वो अब आउट ऑफ कंट्रोल रहे हैं पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमीज के अंदर। उसके बाद आप देखें, मैं आज कुछ क्रिप्टो करेंसी को देख रहा था एक, तो मैंने देखा कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो 90% टूट गई। तो आप ये समझ लो कि कितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई होगी क्रिप्टो करेंसी के अंदर। इसी तरीके से बहुत सारे शेयर्स, अभी IT के शेयर्स आप देख रहे हो, तो इंडिया की दिग्गज कंपनी है, उनके फंडामेंटल्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन शेयर के प्राइस 30% टूट गए। कुछ नहीं है, गलत भाव पे शेयर्स खरीद लिया। और भाव भगवान होता है। अब आप कहोगे जी वो भाव गलत था, नहीं, भाव गलत नहीं था, वैल्यूएशंस आपने रिच पे ले लिया। और भाव तो आपको सच दिखा रहा है, भाई मैं ये प्रभाव हूँ। अब आप उसके दर्शन कैसे करते हो वो आपकी मर्जी है। अब मैं बात करूं कि भाई कैश मार्केट में क्या हुआ। देखो, फरवरी 2022 45,000 करोड़ का माल बेच दिया, 45,000 करोड़ का माल बेच दिया। मार्च में 43, अप्रैल में 40,000, मई में 54,000, 58,000 करोड़ और जुलाई में सबसे कम। आपको पता है जून में जब सबसे ज़्यादा फॉल आया उसके बाद जुलाई में भी इन्होंने सेलिंग नहीं की, जुलाई में भी सेलिंग की और अगस्त में इन्होंने माल उठाया, यानी कि जब बाजार थोड़ा सा चलता हुआ नजर आया। लेकिन अगर यही डाटा आप स्टॉक्स के फ्यूचर्स में देखेंगे तो FIIs कितने स्मार्ट थे। जब वो बेच रहे थे कहाँ पर, कैश मार्केट में, तो वो कुछ ना कुछ माल स्टॉक्स के फ्यूचर्स उठा रहे थे। जैसे देखिएगा मई में, जून में जब नीचे बाजार चल रहे थे तब वो उठा रहे थे और फिर भी माल उठा रहे थे, और उसको बाद में लाके कहाँ बेच रहे हैं, बेचना तो है ना, तो उन्होंने कैश में बेच के फ्यूचर में माल उठा लिया। स्टॉक्स, वही स्टॉक्स बेचे और उनके फ्यूचर्स उठा लिए, लेकिन बाइंग फिर भी कम थी सेलिंग के सामने। तो अल्टीमेटली FIIs नेट सेलर है, तो उसमें से कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। अब देखिएगा ये जो कैश में इन्होंने खरीदा है माल अगस्त में, इसको इन्होंने क्या किया है, अगस्त के अंदर जो खरीदा है इसको कैश मार्केट में आप देखेंगे अभी तक भी खरीद रहे हैं। लेकिन सिमिलरली आप स्टॉक्स के फ्यूचर्स देखिएगा, उनको बेच रहे हैं। तो ये कुछ वही सिचुएशन हो गई कि यहाँ खरीद रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में अभी वही होगा जो जून में हुआ था। जून में बाजार नीचे थे, लेकिन उसका रिवर्सल क्या हुआ, बाजार ऊपर की तरफ आ गए। वो कैश में बेच रहे थे, कैश में बेच रहे थे, लेकिन क्या खरीद रहे थे, स्टॉक्स फ्यूचर्स खरीद रहे थे जून में, और उन्होंने मई में भी खरीदा।
लेकिन अल्टीमेटली वो फिर भी सेलर है। तो इसमें से बहुत सारे लोग ट्रेडर्स होते हैं, तो ट्रेडर्स वहाँ पे खरीदते हैं एक जगह, दूसरी जगह बेच देते हैं। तो अब हमें लग रहा है जून का रिवर्सल होने वाला है, यानी कि जो बाजार अपने ऊपरी लेवल्स पे हैं, ये लोग स्टॉक फ्यूचर्स को लगातार बेच रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स को लगातार बेच रहे हैं। इस महीने भी देखिएगा 20,940 करोड़ बेच चुके हैं। तो हमें लगता है कि हायर लेवल पर एक बहुत बढ़िया जो है प्रॉफिट बुकिंग FIIs के माध्यम से आएगी, और ये इसी महीने के फ्यूचर्स हैं। तो अंत होते होते आपको बाजार में गिरावट दिखने के संकेत मिल सकते हैं इनकी तरफ से। तो FIIs के डेटा से ये संकेत आ रहे हैं, और FIIs देखिएगा अपनी पोजीशंस को हैज रखते हैं। तो ये FIIs के स्टॉक फ्यूचर्स कैश प्राइस और स्टॉक फ्यूचर्स की रिलेशन को देखने की कोशिश की। इंडेक्स एक जनरली अलग मैटर है, वो उसमें कुछ ही शेयर्स हैं तो उन्हीं की वजह से इंडेक्स चलता है, जबकि स्टॉक्स में बहुत सारे शेयर्स हैं जो फ्यूचर्स मार्केट के अंदर है। अब DIIs क्या है, देखिएगा DIIs ने माल खरीदा भाई, इतनी सारी करेंसी नोट छपी हैं, सब लोगों के पास पैसा है। अब सब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, रियल एस्टेट में पैसा लगा दो। अब रियल एस्टेट में पहले ही कुछ पैसा नहीं बना जिन्होंने पिछले 5-7 साल में लगाया। हालांकि जो प्लॉट वगैरह में लगाया होगा अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोसाइटी में, तो वहाँ पे अच्छी डिमांड थी 2021 में आफ्टर सेकेंड लॉकडाउन। अगर हम बात करें दूसरी अपॉर्चुनिटी गोल्ड, तो गोल्ड अपने हायर लेवल पर ही है, तो गोल्ड में भी लोगों का इतना अट्रैक्शन नहीं है, पर फिर भी पैसा वहाँ भी अच्छा जा रहा है, और गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में भी पैसा अच्छा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चमत्कार हुआ 2020 में, 2021 की तेज़ी देख के या 2020 के सेकंड पार्ट की तेज़ी देख के, भाई सब रिटेल इन्वेस्टर्स इतना आया बाजार में, उसने पैसा कहाँ डाला है। तो टीवी में आपने सारे म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स हैं वो आपको क्या बोलेंगे, भाई इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। वो आपको ये नहीं बताएंगे भाई आज की डेट में महंगी चीज़ मिल रही है आपको, तो आप क्या करोगे भाई, डालो SIP। वो आपको 4 सपने दिखाएंगे भाई, जैसे मैंने कहा कि जो 50 शेयर खराब हो गए जिन्होंने वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी, वो तो बताएंगे नहीं। वो जो 10 शेयर्स जिन्होंने वेल्थ जबरदस्त क्रिएट कर दी, उनको बताएंगे वो। तो अल्टीमेटली ये रीज़न है कि भाई इंडिया में तो पैसा आया। अब म्यूचुअल फंड के पास पैसा आएगा तो कहाँ लगाएगा भाई, लगाएगा ना बाजार में, खरीदेगा, अपने पास थोड़ी रखेगा। तो वो पैसा लगातार बाजार में आता रहा, और वो आता भी रहेगा, नो डाउट। लेकिन जो चीज़ पहले 5 या 6 की PE वैल्यूशंस पे मिलती थी, वो शेयर्स आज 30 या 35 या इवन 40 या इवन मैं तो कहूँ कुछ शेयर्स पहले 70 की PE पर मिल रहे हैं। तो कंपनी में ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं है, हालांकि प्रॉफिट भी 3 या 4 गुना हो गए, लेकिन शेयर्स के प्राइस 60 या 70 गुना हो गए। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये कि वैल्यूशन स्ट्रेच है। अब DIIs के पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, पैसा आएगा वो लगाते रहेंगे। हालांकि इस अगस्त के महीने में उन्होंने मामूली सी सेलिंग की है। तो DIIs के डेटा को आप इस तरीके से देखिएगा। अब DII का पैसा यहाँ क्यों आ रहा है, देखिएगा बहुत सारी पेंशन स्कीम्स थी जो पहले सरकार चलाती थी, तो सरकार ने पेंशन दे दी तो डेट फंड में रहती थी। अब वो पैसा भी प्राइवेट पार्टीज़ के पास है, तो अगर PFRDA की बात करें तो वहाँ से भी पैसा आता है। उसके अलावा जो पैसा इक्विटी में नहीं आता था पहले, वो इक्विटी में आ रहा है। तो वो इक्विटी का मतलब ये तो नहीं है कि जो चीज़ मतलब 10 रुपये की मिल रही थी, अब ज़्यादा डिमांड होने की वजह से वही चीज़ 30 रुपये की हो गई है। तो अल्टीमेटली कंपनी की वर्थ वो थोड़ी ना हो गई, लेकिन भाई भाव भगवान है। अब उस डिमांड की वजह से जो करेंसी नोट छपे हैं, सबके पास पैसा है, और सब लोग की मजबूरी है कि इक्विटी में पैसा लगाना है, इसलिए महंगी वैल्यूशन है। लेकिन फॉरेनर्स के पास तो अपॉर्चुनिटी, वो इस कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह भी जा सकते हैं। अब दूसरी बात ये है कि सरकारें भी ये चाह रही हैं कि भाई चलो इक्विटी मार्केट में पैसा जा रहा है, हमारे को भी रोज़ GST मिल रहा है, रोज़ हमें स्टैम्प ड्यूटी मिल रही है, और रोज़ हमारे को GST मिल रहा है, तो सरकार का तो फ़ायदा है। और एक्सचेंजेस भी कमीशन कमा रहे हैं, एक्सचेंजेस के प्रॉफिट पे भी तो टैक्स मिल ही रहा है। तो गवर्नमेंट की देखो 5 उंगलियां घी में, गवर्नमेंट तो चाहेगी कि भाई इक्विटी मार्केट अच्छा चले, और हम भी चाहेंगे कि भाई चले, क्योंकि हमारे भी पैसे लगे हुए हैं, तो हमें भी वेल्थ क्रिएट करनी है। बट हमारे को दिक्कत ये होती है, हमें डर ये लगता है कि कहीं महंगी वैल्यूशंस की वजह से कुछ शेयर्स हमारे ख़राब ना हो जाएँ या चिपक ना जाए, और इसी वजह से जो है हम बहुत सावधानी जो है बरतते हैं। और हमने पास्ट में ये चीज़ें देखी हैं, और वही चीज़ हम आपके साथ भी शेयर करते हैं कि बाज़ार में तो देखिएगा ट्रेडर्स रोज़ ऊपर नीचे करेंगे। अब ये DIIs का पैसा है, और सिमिलरली अब बाजार जो किसने चला रखा है, तो आप कह सकते हैं कि DIIs ने जो बाइंग की है, या जो रिटेलर का पैसा है वो बाजार को चला रहा है। लेकिन क्या वो वैल्यूशन जस्टिफाइड है, मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं है, और बाजार के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। और करेक्शन आने के बाद देखिएगा बहुत बड़े जो फंड्स हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इंडिया से ना लगा के कहीं दूसरी कंट्री में डाइवर्ट कर ले जहाँ पर कि वैल्यूशन सस्ते मिल रहे हैं। और मुझे पर्सनली एक ऐसा रीज़न लगता, हो सकता है मैं उस पर कभी वीडियो बनाऊँ, कि इस मार्केट के अंदर
जो बाजार अभी चल रहा है 20 से 30% वर्थ, 20 से 30% की तेजी केवल इस बात की है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोगों का फेथ है। इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, आप पॉलिटिकल, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा कोई अट्रैक्शन है या मुझे वो बहुत अच्छी लगती है या मैं उसको प्रमोट करूँ, नहीं, बट मैं एक जो माइंड सेट है इन्वेस्टर का उसको देख रहा हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस है प्रेजेंट गवर्नमेंट की वजह से, अगर मुझे लगता है कि अगर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर अगर आज हट जाए सेम गवर्नमेंट रहते हुए भी, तो भाई से 20% हमारे बाजार जो है आपको 10 दिन में टूटते हुए नजर आएंगे, और उससे भी शॉर्टर पीरियड में। रीज़न ये है कि जो हमारा इंटरनेशनली जो इमेज बिल्डअप हुई है या जो सेंटीमेंट बिल्डअप हुआ है, वो वास्तव में जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको लगता है कि भाई ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। बेशक से जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे, वो फुलफिल हुए या नहीं हुए, या वो मतलब दूर दूर तक बहुत सारे प्रोमिस फुलफिल नहीं हुए, लेकिन एक विश्वास जो है वो वास्तव में बाजार में चलता है, और वो जो सेंटीमेंट है वो बाजार को ऊपर बनाए हुए है। तो ये मेरे अपने व्यू है, व्यक्तिगत मत है मेरे। मैंने कहा आपको प्रेजेंट पोजीशन जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ एग्री हो। अब ये DIIs का और सिमिलरली रिटेलर का और HNI का अपॉर्चुनिटी कहीं है नहीं, ब्याज में पैसा बनता नहीं, और जो भारत सरकार इन्फ्लेशन दिखाती है, मैं अब हो सकता है आपको लगे सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है मुझे यकीन नहीं होता कि वो इन्फ्लेशन ठीक है। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकारें उसको सही तरीके से नहीं आकलन करती, और जिसकी वजह से जो भी लोग डिपॉजिटर बैंक में पैसा रख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि भाई साहब जो पैसा आज डाला उन्होंने 2 साल पहले डाला, अब उसी पैसे से ब्याज भी ऐड हो जाएगा, क्या वो सामान खरीद सकते हैं बाजार से या नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद पाएंगे। आप मान लीजिए आज 10,000 रुपये की कोई चीज़ है और वो आप ब्याज पे पैसे पे आपने बैंक में रख दिया, आपको प्लान है कि 2 साल बाद आप उसको खरीदेंगे, आपको ब्याज मिला के वो चीज़ 10,000 से बढ़कर 11 साढ़े 11,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाई साहब वो 2 साल बाद आप आज की डेट में जो इन्फ्लेशन चल रही है उसके हिसाब से वो कम से कम 12 साढ़े 12,000 में मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज की डेट में इंटरेस्ट रेट है वो आपको इन्फ्लेशन से बीट नहीं कर रहा। तो रीज़न ये है कि भाई आ जाओ इक्विटी में पैसा लगाओ, तो लोग इसलिए भी इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं। और इंटरेस्ट रेट हमारे कंट्री में मुझे नहीं लगता कि वो रियल इन्फ्लेशन को मैच करते हैं। ये मेरे व्यू हैं, आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। अब अगर हम FIs को देखें तो FIs तो स्मार्ट है, वो उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है, वो तो समझते हैं भाई मेरे को यहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे तो मैं तो दूसरी जगह चला जाऊँगा, तो उसके पास तो कंट्री की ऑप्शन है। लेकिन हमारे बाजार अभी भी दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले हमारे पीयर्स के सामने 50% ज़्यादा वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और मुझे यही रीज़न लगता है कि भाई बाज़ारों में एक ऊपरी लेवल पर वैल्यूएशन स्ट्रेच है और कभी भी एक अच्छी करेक्शन आ सकती है। और FIs जो सेल कर रहे हैं भाई, इनके पास बहुत बड़े फंड्स हैं। आज भी इंडिया की पूरी मार्केट का 24% के आसपास जिन शेयर्स में ये एक्टिवली ट्रेड करते हैं, जिन शेयर्स में एक्टिवली ट्रेडिंग होती है, उसमें तकरीबन 24% हिस्सा इनके पास अभी भी इनके पास सबसे ज़्यादा इक्विटी है। 24% इक्विटी ऐसी है जो मतलब आप उसमें से अगर 3 या 4% भी सेल हो गई तो हमारे बाजार धड़ाम गिरेंगे। तो आप उस वर्थ को समझिए। तो FIs का जो रिस्क है वो हमें अभी भी है कि भाई FIs को जब भी वैल्यूएशन समझ में नहीं आएगी वो हैविली सेल कर सकता है, और उसके चक्कर में बहुत सारे जो स्टॉप लॉस लगे हैं, जो पैसा लगा और वो बाजार गिरता है ना, तो भाई लोग डर के मारे में जो रिटेलर्स है वो बेच देगा, म्यूचुअल फंड्स में भी रिडेम्पशन आ जाएगी, तो वो बड़ा एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं। और रीज़न ये है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच है और स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो FIs भी हैं, DIIs भी हैं। और हालांकि अभी तो देखिएगा करेंसी इतनी है कंट्री में कि हर डिप एक जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में देखें, मतलब आप इसको लॉन्गर टर्म में देखें, मतलब 2 साल या 3 साल के लिए जब आप निवेश करें, तो इस बात को ध्यान रखें कि वैल्यूएशंस को बहुत ज़्यादा तरजीह दें, क्वालिटी चीज़ को ध्यान रखें। क्योंकि बाजार में जो बहुत सारे शेयर्स अभी भी आपने देखा पीछे भी गिरावट हुई, तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जो 2021 में से आज आधे पर प्राइस पे हैं। और इवन बड़ी दिग्गज कंपनी, आप 30% तो सारी IT कंपनी लगा लो, आप दिग्गज कंपनी, कल परसों भी इन्फोसिस ने 52 वीक लो लगाया। हालांकि मुझे इन प्राइसेस भी बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने बोला भाव भगवान है, ऐसा थोड़ी ना उन कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स खत्म हो गए, लेकिन वैल्यूएशंस अब अच्छी हो रही है। लेकिन भाई बड़े प्लेयर्स या जो ऑपरेटर्स हैं उनका कुछ और गेम प्लान है, तो वो थोड़े समय बाद फिर चला देंगे उन शेयर्स को, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो ये जो इन्वेस्टर है उसको हमेशा वैल्यूएशन को तरजीह देनी चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो वो मार नहीं खाता है। अगर 10 शेयर्स लेगा, 1 शेयर मार खा भी जाएगा, 2 में खाएगा, तो 8 में वो बड़े जबरदस्त मार्जिन के साथ विनर जो है वो रहेगा लॉन्गर टर्म में।
और इंडेक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब इंडेक्स के अंदर क्या है, देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स जनरली एक हेजिंग टूल है, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करें। और स्टॉक फ्यूचर्स की मैंने आपके साथ बात ही कर ली कि किस तरीके के डेटा जो है रहे हैं इनके। अगर अब इस महीने की भी बात करें तो अभी तक तो वो नेट बायर है, लेकिन बाइंग मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए कर रखे हैं, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बेच रखे हैं और लेटर पार्ट ऑफ द मंथ जो है वो अपने स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो आपको एफआईज की एक कैश फिगर्स में भी सेलिंग नजर आ जाएगी। और वो आप देखिएगा पिछले 3 दिन से आ भी रही है। मैंने कहा लेटर पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में माल खरीदो, सेकंड पार्ट में बेच दो। तो फर्स्ट पार्ट में जब वो कैश मार्केट में खरीद रहे थे, स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहे थे, अब वो अपना माल ऑफलोड कर देंगे और खाली ब्रोकरेज जीत हो जाएगी, जितने में खरीदा उससे तो महंगा ही बिकेगा, और स्टॉक फ्यूचर्स में जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा उनके पास। तो ये जो डेटाज हैं, ये से हमें लगता है कि एफआईज अब देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स को अपने एडजस्ट करने के लिए कैश मार्केट में सेल भी कर रहे हैं। और मुझे पर्सनली टेक्निकल लेवल्स पर भी थोड़ी सी वीकनेस जो है लग रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बाजार छोड़ के भाग जाओ। हम तो इंतजार कर भैया नीचे का भाव आएगा तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी होती है, वैल्यूएशंस ठीक होती है। और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बोलते भी है सर आप ऐसा प्राइस बताते हो, वो आता ही नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं आ रहा ना, लेकिन वो भाव तो सही है ना। अब वो नहीं आया कोई बात नहीं, तो दूसरे में आ जाएगा। तो अगर आप सही भाव में लोगे ना तो बाजार में लुटने पिटने से जरूर बच जाओगे। और गलत भाव पे अगर शेयर ले लिया ना, तो आप देख लो किसी ने भी 2021 में अगर आईटी का शेयर्स लिए और उनका एक लॉन्गर विजन नहीं है और वो शॉर्टर पीरियड में उनको निकलना है, भाई कोई भी शेयर निकलने नहीं देगा आईटी का आज की डेट में। आप कोई भी आईटी का शेयर ले लो, अगर आपने 52 वीक हाई पे भी नहीं लिया, उससे भी 10% नीचे लिया है, तो मोस्टली आईटी कंपनी के शेयर 30% नीचे, जबकि दिग्गज कंपनियां बढ़िया प्रॉफिट कमा रही हैं। और 2021 से अच्छा प्रॉफिट उन्होंने 2022 में कमाया, तब भी शेयर 30% नीचे है। तो बात है प्राइस की। और अब अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स ज़्यादा, मैंने बोला कि आपको हेजिंग टूल है, और स्टॉक फ्यूचर्स मैंने बता ही दिया 20,940 करोड़ जो है बेचा है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट दिल से खुल के आपके साथ जो है स्टॉक मार्केट की सच्चाई आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और देखिए मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, आपको लगेगा कि भाई मैंने सरकार की एक बात बोली, बट सरकार की क्रेडिबिलिटी की वजह से बाजार के अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मुझे लगता है 20% निफ्टी के अंदर उसकी वैल्यू है। और स्पेशली जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम की है 20%। और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह जाएंगे, सेम बीजेपी गवर्नमेंट भी रहेगी, तब भी आप बाज़ार में करेक्शन देख लेंगे। और सिमिलरली आप देखेंगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार ने प्रॉमिस की थी, उनको दूर दूर तक पूरा नहीं किया है। बहुत सारी सब्सिडीज़ जो हैं मतलब मिडिल क्लास के लिए ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ जो मिलती थी, फार्मर्स की जो इनकम की बात होती, तो बहुत सारी चीज़ें आप उनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारी आपको कमियां नज़र आ जाएंगी। लेकिन उन सब के बावजूद भी पब्लिक का जो विश्वास है वो मोदी जी के साथ है, और शेयर बाजार में भी वही लगता है। और सबसे खास बात ये है कि जो इंटरनेशनल इमेज बिल्डिंग जो उन्होंने की हुई है, उसकी वजह से भी बहुत सारे जो फंड जब पूरी कंट्री से दूसरे देशों से बहुत तेज़ी से आउटफ्लो हो रहे हैं, हमारी कंट्री से एफआईज फिर भी कम सेल कर रहे हैं। रीज़न है इंटरनेशनल इमेज बिल्डिंग। ये मेरे जो व्यू है ये व्यक्तिगत है, कोई पर्सनल ना ले कि सर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या नहीं। मैं अच्छे को सपोर्ट करता हूँ और मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो सब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बोली हैं। अगर आप इस एनालिसिस के बेस पे कोई भी शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं, तो उसके लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं है। आप अपने विवेक का यूज़ करें और तभी अंतिम फैसले पर पहुँचें। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।